Hello everyone, myself Mahendra Singh Naruka. I am faculty of Social Science at Kota Career Point in Kuchaman City. In this video part, we will understand the regional dynasties, regional kingdoms. So here is a Chola dynasty. टाइम पीरियड आप देख सकते हो 850 CE से लेकर 1200 CE तक। अब ये जो चोला डायनेस्टी है और इसे कह सकते हैं चोल वंश, ये चोल डायनेस्टी, इसके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे लेटर चोलास के बारे में। बेसिकली 2 पार्ट्स आर देयर। उन 2 पार्ट्स को समझने से पहले हमें एक मैप को समझना होगा। आप यहाँ पर एक तमिलनाडु का मैप देख सकते हो। तमिलनाडु, यहाँ पर चोल डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ था। इस चोल डायनेस्टी के फाउंडेशन को समझने के लिए कुछ ज़रूरी डिस्ट्रिक्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, ये रहा चेंगलपट्टू। यहाँ पर मम्मलपुरम टाउन है। फिर इसके बाद में इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक कांचीपुरम है। तो यहाँ पर कांचीपुरम का भी आगे जाकर एक डिस्क्रिप्शन आएगा। इसके थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा रानीपेत, जहाँ पर आर्कोट रीजन हुआ करता था। फिर इसके बाद में ये चेन्नई, ओल्डन डेज मद्रास। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तिरुचिरापल्ली, इसका दूसरा नाम त्रिचिनापल्ली भी मिलता है। इसके साउथ ईस्ट की तरफ मिलेगा आपको तंजावुर, इसका नाम तंजौर मिलेगा आपको। बुक्स में इसका नाम ज़्यादातर तंजौर मिलेगा, जो कि शिव टेम्पल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कडलूर। कडलूर एक फेमस प्लेस है, जहाँ पर चिदम्बरम नाम की जगह, जहाँ पर टेम्पल्स बनाए गए हैं। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो कुछ और जगह भी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मदुराई है। ये इनके एक टाइम पर जाकर इनकी कैपिटल भी हुआ करती थी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट लोकेशन और ध्यान में रखिए, ये रही मयिलादुतुराई। मयिलादुतुराई जो है, यहाँ पर एक पुहार नाम का टाउन बसाया गया था। नाम क्या है इसका? पुहार टाउन। ये पुहार टाउन एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछी जा सकती है। और इसकी डिस्ट्रिक्ट जो है मयिलादुतुराई। हालांकि आप ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है सिर्फ लोकेशन बेसिस के लिए याद रख सकते हो, बाकी एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इस डायनेस्टी के बारे में। चोला डायनेस्टी, द टाइम पीरियड वॉज 850 CE to 1280 CE. This was one of the 3 major regions of ancient India. Other 2 were Pandya and Chera. पांड्य जो है वो तमिलनाडु के सदर्न मोस्ट पार्ट पर है, और चेरा जो है केरल वाले पार्ट में है। इसके बाद में इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, यानी कि अशोक के अभिलेख में, दिस रीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज इंडिपेंडेंट। चोला डायनेस्टी जो है और उसके जो रीजन्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। नॉट ओनली चोलास बट पांड्यास एंड चेराज ऑल्सो। इट्स रेसिडेंट वर तमिल स्पोकन, तमिल स्पीकिंग पीपल वर देयर, सो दे इनकरेज्ड तमिल लिटरेचर। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज कुराल। कुराल लिखी थी एक स्कॉलर था जिसका नाम था तिरुवल्लुवर। ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तिरुवल्लुवर रोट कुराल, वो रोट कुराल तिरुवल्लुवर, बाय वूम कुराल वॉज रिटन तिरुवल्लुवर। तो इस तरह से मिलते जुलते 1 मार्क वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? इस डायनेस्टी को फाउंड करने वाला कौन था? हु वाज द फादर ऑफ दिस डायनेस्टी? सो आंसर इज करिकाल। करिकाल वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और इसने पुहार टाउन की इस्टेब्लिशमेंट की थी। याद है आपको, पुहार टाउन जो है वो मयिलादुतुराई डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट लगभग 100 CE के लगभग में की गई थी। यानी कि ये अर्ली चोलास के बारे में है। और लेटर चोलास जो है वो 850 CE से स्टार्ट होते हैं, और
बीच के टाइम पीरियड में, यानी कि 100 सी से लेकर 850 सी तक, ये जो 700 750 ईयर्स का जो टाइम लैप्स है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चोल डायनेस्टी के लिए ये एक स्किप टाइम पीरियड था। इस दौरान जो है चोल इतिहास जो है अंधेरे में ही रहा था। नो वन नोज व्हाट हैपेंड टिल दोट्स टाइम। वो डायनेस्टी के रूलर्स कहाँ थे कहाँ नहीं थे, मतलब डायनेस्टी कंप्लीटली एंडेड। तो ये 2 पार्ट्स में थी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करेंगे, ही फॉट अगेंस्ट सिंघला। सिंघला कौन है? श्रीलंका, मॉडर्न डे श्रीलंका। श्रीलंका में इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल की। लॉन्ग डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड और ये बनाई गई थी एट द माउथ ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के मुहाने पर एक लंबा डैम बनाया गया था। और इस डैम को बनाने के लिए मजदूर कहाँ से लाया ये जिस सिंगल किंगडम पर अटैक किया था वहाँ पर वार प्रिजनर्स हासिल हुए थे। इसे वार प्रिजनर्स यानी युद्धबंदी। तो उन युद्धबंदियों को अपने साथ लेकर आया और उनके ही मेहनत मजदूरी से विद द असिस्टेंस ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार उनसे एक डैम कंस्ट्रक्ट करवाता है, जिससे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिकल काफ़ी फ़ायदा होता है। उसने अपनी कैपिटल भी शिफ्ट की थी बाद के वर्षों में। उरगपुर या उरुयूर से लेकर कावेरी पट्टनम तक उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। फिर हम बात करेंगे इस डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में। आप इस इमेज में देख सकते हो, ये राजेंद्र फर्स्ट है। खैर, इस डायनेस्टी के बारे में दूसरे राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। 850 सी में इस डायनेस्टी का एक दूसरा फाउंडर था विजयलय। याद रखिए, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड फाउंडर। सेकेंड फाउंडर क्यों? क्योंकि आपको याद हो तो मैंने पहले आपको बताया था कि बीच में 700 750 सालों तक चोल डायनेस्टी का इतिहास अंधेरे में था। इसका मतलब क्या है कि इस डायनेस्टी को वापस से फाउंड करने वाला एक व्यक्ति चाहिए होगा। इस डायनेस्टी को वापस से एक फादर चाहिए होगा जो इस डायनेस्टी की शुरुआत करें, और वही था विजयलय। तो इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, वो वॉज द सेकेंड फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। तो ये है विजयलय। वैसे बेसिकली फाउंडर के लिए करिकाल ही पॉपुलर है, तो आप उस नाम को ही ज़्यादा अच्छे से याद रखिए। एनीवेज, विजयलया सन आदित्य, he ruled from 880 to 907 C. He defeated the Pallav king अपराजित। अपराजित को पराजित कर देता है पल्लव, माफ़ कीजिएगा, ये पल्लव किंग था अपराजित। तो अपराजित को पराजित कर देता है चोला डायनेस्टी का रूलर आदित्य। आदित्य का सन एंड सक्सेसर परांतक फर्स्ट हैड क्रश्ड द पल्लव पावर कंप्लीटली एंड कैप्चर्ड मदुराई। मदुराई पर कब्जा कर लिया। पल्लव शक्तियों का पूरी तरह से विनाश कर देता है और मदुराई को अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर इसके बाद में एक मदुराई इंपॉर्टेंट प्लेस थी साउथ इंडिया में। मदुराई इज स्टिल टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक व्यू पॉइंट एंड फ्रॉम सोशल व्यू पॉइंट। तो इसलिए उस टाइम पर तो इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा था। आज तो चेन्नई का है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा, बट एट दैट टाइम मदुराई ऑल्सो हैड इट्स पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। तो इसके बाद में एक नया रूलर इस डायनेस्टी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इस डायनेस्टी को पावर देता है। उसका नाम होता है राजराज फर्स्ट। द न्यू चोला रूलर राजराज फर्स्ट, उसने एम्पायर एक्सपांशन का काम किया। आप समझते हैं ना, एम्पायर एक्सपांशन यानी यूनिफिकेशन, यानी कि कुल मिलाकर अपने राज्य को साम्राज्य में तब्दील करना, राजा से सम्राट बनने की ओर आगे बढ़ना। बेसिकली उसने शुरुआत की थी मद्रास से, मॉडर्न डे चेन्नई। फिर कुर्ग आपको कर्नाटक में है, मिलेगा। सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका पर भी इसने अपना कब्जा किया था, लेकिन नॉट कंप्लीट श्रीलंका, ओनली नॉर्दर्न श्रीलंका, सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका पर इसने कंट्रोल किया था। पूरा श्रीलंका पर कंट्रोल करना गलत होगा। फिर ही बिल्ट शिव टेम्पल राज राजेश्वर एट तंजौर। तंजौर पर उसने राज राजेश्वर मंदिर का भी क्या किया, निर्माण किया था। अनदर वन मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, who built Shiva temple at Tanjore?
और वो बिल्ट राजराजेश्वर टेम्पल। राजराजेश्वर ये इसी के नाम राज से ही डिराइव किया गया है, राजराजेश्वरा। तो इस तरह से इस टर्मिनोलॉजी को आप समझिए। शिव टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल तंजौर में बनाया गया था। फाइनल, इसके बाद में नेक्स्ट रूलर जो आता है वो है इसका सन एंड सक्सेसर राजेंद्र फर्स्ट, जिसने 1016 से 1044 तक रूल किया। स्टूडेंट्स, ही पोजेस्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवल पावर। ही हैड कॉन्क्वर्ड पेंगू। पेंगू क्या है? पेंगू इज अ सिटी इन म्यांमार। मर्तबान इज अ रीजन इन म्यांमार। पेंगू और मर्तबान जब मैं कहूँ, यहाँ पर आप दो नाम देखोगे, पेंगू एंड मर्तबान। पेगू और मर्तबान भी कहा जा सकता है इसे। ये दोनों जो है म्यांमार से लिंक्ड है। तो इसने पेगू, म्यांमार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर अपना विजय हासिल की। ही स्टार्टेड अ वार विथ महिपाल। महिपाल याद है आपको? पिछले प्रेजेंटेशंस में आपने देखा था कि महिपाल द पाल रूलर ऑफ बंगाल, उसे हरा दिया था। और उसको हराने के बाद मतलब अब इसने साउथ इंडिया से बंगाल की तरफ गया। आप सोचिए ज़रा इस चीज़ के बारे में। इसका तो रीजन तमिलनाडु था, तो ये बंगाल में क्यों गया? अगेन पॉइंट ऑफ व्यू उसी की तरफ घूमता है, एम्पायर एक्सटेंशन। और देखो क्या क्या जीतता है। कलिंग जीतता है, कौशल जीतता है, कौशल महाजनपद। आई होप यू हैव रिमेंबर्ड कौशल महाजनपद के बारे में, आपने याद होगा आपको। फिर उसके बाद में बंगाल, गंगेटिक रीजन्स, इन सब को जीत जाता है। ये बहुत बढ़िया बात है कि एक राजा जो है साउथ से लेकर नॉर्थ तक के धीरे धीरे एक रीजन्स को जीत जाता है। अब जैसे कि गंगेटिक रीजन्स जीता ना, गंगाई के जो रीजन्स जीता, तो इसलिए उसको टाइटल भी मिलता है जिसका नाम होता है गंगई कोंडा। और उसने अब वापस आकर एक शहर भी बसाया था, टाउन बसाया था। नेम था उसका गंगई कोंडा चोलापुरम। यानी कि गंगा पर जीत हासिल करने वाला राजा राजेंद्र फर्स्ट, उसका राज्य, उसका शहर, उसका शॉर्ट नेम है गंगई कोंडा चोलापुरम। फाइन। फिर इसके बाद में राजेंद्र फर्स्ट के बाद में उसका सक्सेसर राज अधिराज, जिसका टाइम पीरियड है 1044 सीई से लेकर 1054 सीई। ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ कोप्पम। ये कोप्पम के बैटल में हार चुका था। ठीक है, कोप्पम जो है केरल के पलक्कड़ में है, केरल के अंदर है। आप इतना समझिए, कोप्पम इज इन केरल। तो वहाँ पर एक बैटल होती है और उस बैटल में एक चालुक्यन किंग होता है सोमेश्वर उसे मार देता है। मतलब एक बहुत बुरी, बहुत डिफिटिंग चीज़ उसे होती है। तो वहाँ पर उसे हार का सामना करना पड़ता है। बट वरी नॉट, राज अधिराज की मृत्यु का बदला उसका बेटा लेगा, वीर राजेंद्र ने कुड़ल संगमम के युद्ध में चालुक्यन रूलर सोमेश्वर को वापस हरा दिया। सो यू नो व्हाट, हिसाब किताब बराबर। फिर इसके बाद में इस डायनेस्टी के अंदर इसी तरह से, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कुड़ल संगमम जो है ये एक प्लेस है कर्नाटक के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आने वाले मैप्स में मैं बता दूंगा आपको, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। तो यहाँ पर कुड़ल संगमम के बैटल में लड़ाई होती है एंड ही टुक द रिवेंज ऑफ द अर्लियर डिफीट। सून आफ्टर अ बैटल ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस अमंग द चोलास। और इसी के नतीजे से होता है ये कि कुलोतुंगा फर्स्ट बिकेम द रूलर। कुलोतुंगा फर्स्ट कौन होता है? कुलोतुंगा फर्स्ट जो है ये एक मिक्स्ड डायनेस्टी का होता है, बिकॉज हिज मदर बिलोंग्ड टू द चोला किंगडम, हिज फादर बिलोंग टू द चालुक्य किंगडम, हेंस चालुक्य चोल डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये 40 ईयर्स तक रूल कर पाया था। फिर हम बात करेंगे चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में चोल एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है सरकार चलाने का तरीका।
गवर्नेंस, रूल्स रेगुलेशन, जिससे सोसाइटी में अच्छे से काम हो। सो चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन व्हाट? ग्राम पंचायत सिस्टम। ग्राम पंचायत व्यवस्था पर आधारित था चोल एडमिनिस्ट्रेशन। विथ अ व्यू टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, चोल किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस, जिन्हें कहा जाता था मंडलम। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से एक राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। प्रांतों के और छोटे छोटे यूनिट्स थे, जिन्हें कोट्टम कहा जाता था। मॉडर्न डे आप इसे डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर कर सकते हो। कोट्टम से भी और छोटी छोटी यूनिट्स थी, जिसे नाडु कहा जाता था। मॉडर्न डे आप इसे टाउन से कंपेयर कर सकते हो। फिर नाडु से भी छोटी यूनिट्स थी कुर्रम, कुर्रम से भी छोटी यूनिट्स थी ग्राम। कुर्रम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं आपको। प्रोविंसेस, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, ग्राम, ये जो है तमिल लिटरेचर के हिसाब से वर्ड्स के नाम, वर्डिंग्स डाली जाती है। जो जहाँ का भी जैसा भी इतिहास होता है वो उस लैंग्वेज की वजह से डिस्क्राइब्ड किया जाता है। शब्द जो है किसी व्यक्ति के जो नाम है वो वहाँ के साहित्य, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर, उसके हिसाब से उनके नाम पड़ते हैं। अंग्रेज़ों के नाम इंग्लिश कल्चर के हिसाब से, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से पड़े हुए, जो हम प्रोनाउंस करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। इंडियन लोगों के नाम जो है संस्कृत ट्रेडिशंस और कल्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से पड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारे को आसानी होती है। इज़ दैट क्लियर? फिर हम बात करेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ग्राम सभा। इन द रॉक एडिक्ट्स द असेंबली ऑफ नाडु was called Natar and the assembly of town was called नागरतर। जो रॉक एडिक्ट्स मिले हैं हिस्टोरियंस को, उसमें बताया गया है कि नाडु की जो सभाएं होती थी उन्हें तो नाटर कहते थे, और शहरों की जो सभाएं होती थी, टाउन्स की जो सभाएं होती थी, उसे कहते थे नगरतर। विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट किए जाते थे हर वर्ष। मंडलम जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट तो होते थे, लेकिन कोई एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती थी जिससे कि राजा की शक्तियों को कंट्रोल किया जा सके। सो ये एक डिसएडवांटेज है। यहाँ पर पहला एडवांटेज है कि मंडलम इंडिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज है कि किंग को कोई कंट्रोल करने वाली सेंट्रल लेजिस्लेटिव नहीं थी। फिर इसके बाद में about 1/6 part of the land produce was obtained by the king in the form of land revenue। 1/4 हिस्सा जो है लैंड प्रोड्यूस का, वो राजा के द्वारा टैक्स के रूप में या लैंड रेवेन्यू के रूप में हासिल किया जाता था, ऑब्टेन कर लिया जाता था। लगान जो है, लैंड रेवेन्यू जो है, वो फूड ग्रेन्स में भी दिया जा सकता था, या फिर गोल्ड कॉइन्स में भी दिया जा सकता था, या लेबर के रूप में भी दिया जा सकता था। अब देखिए आप, फूड ग्रेन्स के रूप में तो हमें ये तो कॉमन धारणा है कि फूड ग्रेन्स के रूप में किस तरह से दिया जाता है, और गोल्ड कॉइन्स के बीच में भी कैसा है कि एक कॉइन होता था जिसे कासू कहा जाता था। वैसे आपको ये नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, कासू गोल्ड कॉइन्स। एक कासू जो है 16 ग्राम्स का होता था। तो ये 16 ग्राम्स का जो कासू होता था, इसे गोल्ड कॉइन्स से भी क्या किया जाता था, टैक्स भरा जाता था। और एक तरीका था टैक्स भरने का, और वो टैक्स भरने का तरीका क्या था? वो तरीका था कि राजा के यहाँ पर एक महीने में 3 दिन या 4 दिन, बेसिकली 3 दिन ओनली, 3 दिन काम करना पड़ता था। कारपेंटर है तो राजा के यहाँ पर फर्नीचर बनाएगा 3 दिन विदाउट एनी कॉस्ट। सुनार है तो राजा के यहाँ पर सोने के आभूषण बनाएगा 3 दिन विदाउट एनी कॉस्ट। मजदूर है तो राजा के यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करेगा, दीवार का, डैम का, गार्डन का, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करेगा हफ्ते में, माफ़ कीजिए हफ्ते में नहीं, महीने में 3 दिन। सो ये था चोल एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरऑल इट वॉज परफेक्ट सिस्टम, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सकें। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से इनके आर्ट और आर्किटेक्चर थे। आप इस तस्वीरों में देख सकते हो, एक तो है मंदिर है जो कि राजराजेश्वर मंदिर है तंजौर का, और एक है डांसिंग शिवा नटराज स्टैचू ब्रॉन्ज का। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के व्यू पॉइंट से महत्व रखते हैं। ओके फाइन, इनके कंस्ट्रक्शन कैसे थे? द चोलास encouraged the
आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ पल्लवास। अब पल्लवास कौन थे वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा कि एक डायनेस्टी थी और वो भी साउथ इंडियन डायनेस्टी ही थी और इनको टक्कर देने वाली डायनेस्टी थी। तो पल्लवास के ही आर्किटेक्चर स्टाइल को इन्होंने फॉलो किया। आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है? बिल्डिंग मेकिंग स्टाइल, तो उसे कहते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो इसके अंदर द्रविडियन फीचर्स फॉलो किए जाते थे। अब ये द्रविडियन फीचर्स आप यहाँ देख सकते हो, इस कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाई देगा द्रविडियन फीचर्स। नॉर्थ इंडिया में इस तरह के टेम्पल्स नहीं दिखाई देते हैं, ओनली साउथ इंडिया की फिल्मों में, मूवीज़ में आप देख सकते हो इस तरह के टेम्पल्स। इनके अंदर क्या खास बात है? क्वाड्रेट विमानास। क्वाड्रेट विमानास क्या होते हैं? ये जैसे ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, इसको कहते हैं क्वाड्रेट विमानास। फिर इसके अलावा मंडपास, गोपुरम्स, लार्ज आर्टिस्टिक हॉल्स डेकोरेटेड विथ लायन ब्रैकेट्स, यानी कि लायन ब्रैकेट्स होते थे दोनों तरफ। इस तरफ भी लायन के एक स्टैचू होता था छोटा सा, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ लायंस के स्टैचूज होते थे, जिससे डेकोरेशन और ज़्यादा मजबूत मिलता था। बड़े हॉल्स होते थे जिसमें काफ़ी श्रद्धालुओं को बिठाया जा सकता था, काफ़ी श्रद्धालुओं को ऑर्गेनाइज कराया जा सकता था, ठीक है ना। गोपुरम्स हुआ करते थे, यानी कि इनके दीवारों के आसपास जो स्टैचूज वगैरह हुआ करते थे। तो ये द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इसे कहा जाता है। और इसके कुछ फीचर्स थे, क्वाड्रेट विमानास, मंडपास, गोपुरम्स, लार्ज आर्टिस्टिक हॉल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ कैनाल्स। इनके टाइम पर क्या था कि कैनाल्स का सिस्टम था। नहर का निर्माण करते थे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा तो फिर आपको पता है मार्केट सिस्टम अच्छे से काम करेगा, मार्केट सिस्टम काम करेगा तो एक स्टेट को, एक किंगडम को पैसा ही पैसा मिलेगा। फिर कॉपर स्टैचू ऑफ नटराज, जिसकी मैं बात कर ही चुका हूँ आपके सामने, जो कि काफ़ी पॉपुलर थी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कॉपर स्टैचू ऑफ नटराज शिवा। ये भी इनके टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। टेम्पल्स ऑफ चिदम्बरम एंड तंजौर। चिदम्बरम के बारे में मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, कडलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमिलनाडु के इस मैप में हम पहले ही समझ चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने चिदम्बरम में और तंजौर में कितने टेम्पल्स वगैरह वो सब तैयार किए थे। ओके, फिर हम बात करेंगे चोल सोसाइटी की। ओके, चोल सोसाइटी से बात करने से पहले यहाँ पर केरल और कर्नाटक के कुछ पॉलिटिकल मैप्स हैं। इन पॉलिटिकल मैप्स को भी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक केरल के मैप में पलक्कड़ नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है। ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो है, इसी के अंदर बैटल ऑफ कोप्पम हुआ था। 2 स्लाइड्स पहले मैं कोप्पम के बारे में आपको बताया था, मैंने आपको कि कोप्पम के अंदर किस तरह से एक चोला डायनेस्टी का रूलर राज अधिराज वो चालुक्यन किंग सोमेश्वर के द्वारा हार गया था। तो ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरल का, इस डिस्ट्रिक्ट में ही कोप्पम नाम की जगह है जहाँ पर बैटल हुआ था। इसके अलावा इस कर्नाटक के मैप में आपको दिखाई देगा यहाँ पर बागलकोट, ये रहा। बागलकोट क्या है? इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुडल संगमम है। इस कुडल संगमम के अंदर वीर राजेंद्र, जो कि राज अधिराज का ही बेटा, वो अपनी पिता की डिफीट का, उनकी मृत्यु का बदला लेता है चालुक्यन किंग से। तो ये 2 प्लेसेस हैं जो उस समय में आपको नहीं बता पाया था। कीप रिमेंबर, चोल सोसाइटी। चोल सोसाइटी की अगर बात की जाए तो ये एक सभ्य सोसाइटी थी। इस सोसाइटी के अंदर लोग जो है शैविज्म को भी फॉलो करते थे, प्लस वैष्णविज्म को भी फॉलो करते थे। वैष्णविज्म तो भगवान शिव, भगवान विष्णु दोनों के ही ये यहाँ पर फॉलोअर्स थे, और एक धर्म और भक्ति को इन्होंने एक न्यू टच दिया। इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ओके फाइन। इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रॉयल किंग्स, अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलती है कि यहाँ के राजा महाराजा जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे। आफ्टरऑल ये तो हमारी परंपरा रही हुई है हमारे राजा महाराजाओं की। अच्छा, रामायण के टाइम से भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, और उसके बाद से कई राजाओं ने इस तरह से अश्वमेध यज्ञ किए थे।
हालांकि मौर्यन डायनेस्टी में इस अश्वमेध यज्ञ का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन शुंग डायनेस्टी में, सातवाहन डायनेस्टी के अंदर, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में काफ़ी कुछ समझ में, काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। सो मेंशनिंग ऑफ अश्वमेध यज्ञास कहाँ पर मिले थे ये? इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रॉयल किंग्स। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इंग्लिश में यजनास प्रोनाउंस किया जाता है। हालांकि आप इसकी जगह पर डायरेक्ट यज्ञ भी लिख सकते हो, लेकिन इट्स बेटर टू राइट यजनास। यजनास मीन्स यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ के जिक्र मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रॉयल किंग्स। फिर बात करेंगे हम वुमेन। वुमेन की क्या कंडीशंस थी? वुमेन वेर द प्रॉपर्टी ओनर्स, यानी मान लीजिए किसी राजा की डेथ हो गई है तो उसकी पत्नी फिर उस राज्य को चलाएगी। वुमेन प्रॉपर्टी ओनर्स थी। फिर दास व्यवस्था भी चला करती थी। हालांकि दास व्यवस्था इतनी बढ़िया तो नहीं थी, नहीं कही जा सकती, लेकिन जब स्वामी हैं तो उसके दास भी होंगे ही, राजा तो उसके दास होंगे। अच्छा, देवदासी सिस्टम ऑल्सो प्रिवेल्ड एट दैट टाइम। तो इस तरह से कुल मिलाकर एक बढ़िया कंप्लीट फुल सोसाइटी का आपको जिक्र मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।